हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का थीम नंबर 11 रिबल्स एंड द राज का पार्ट नंबर 2, जिसका टॉपिक है हमारा अवध इन रिवोल्ट। ठीक है, इससे पहले का जो हमारा टॉपिक है और जो भी हमारे चैप्टर्स है वो कवर अप हो चुके हैं सेकंड टर्म के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के एक बार चेक कर लेना। एंड अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है। ठीक है, तो कहने का मतलब पूरा यही था कि आप एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में। तो बेसिकली देखने से ये पता चल रहा है कि जो अवध हमारा था किंगडम, वहाँ पे रिवोल्ट किस तरह से हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्या क्या रीजंस हुए रिवोल्ट करने के और वो किस तरह से उन्होंने रिवोल्ट करा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली जो हमारी चीज़ है वो है अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ठीक है, चेरी एक फ्रूट होता है और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक दिन ये चेरी आकर के हमारे मुंह में ज़रूर गिरेगा। ठीक है, ये कौन कहते हैं? 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ऐसा कहा। ठीक है, अवध को इस तरह से डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे समझ में क्या आया हमें कि ये जो चेरी है, ये जो फ्रूट है वो कौन है? हमारा अवध है। ठीक है, और अवध एक न एक दिन ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, पूरा कहने का मतलब यही था कि अवध एक दिन इनके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी सारे किंगडम्स को मतलब ऐसा था कि कंट्रोल करने में ब्रिटिशर्स को थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अवध को कंट्रोल करने में इन्हें काफ़ी टाइम लगा। ठीक है, In 1856, the kingdom was formally annexed to the British Empire. 1856 में ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में ये पूरी तरह से आ चुका था अवध। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं आ गया होगा 1856 में, बीच में जो चीज़ें चली हैं अभी हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आगे हमारा सब्सिडियरी अलायंस, ये क्या होता है? एक सिस्टम है डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेल्लेस्ली इन 1798। 1798 में ये लाया गया और ये एक सिस्टम है। ठीक है, जिसको किसने लाया? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। ठीक है, अब देखो इस सिस्टम के नीचे, इस सिस्टम के अंडर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है? तो ये समझ लो ऐसा कि एक ट्रीटी हो रही है जो दो लोगों के बीच में, मतलब दो किंगडम या फिर दो चीज़ों के बीच में क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच में तो होगी नहीं ट्रीटी साइन। ठीक है, तो दो किंगडम मान लो, एक हमारा हो गया ये ब्रिटिश एम्पायर, दो कंट्री के बीच में होती है संधि, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये देखो समझ लो यहाँ पे ये ब्रिटिश और ये हमारा कोई भी एक किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि अवध में ये कब इम्पोज हुआ, लागू हुआ? 1801 में ये ट्रीटी। ठीक है, ये अलायंस। तो अब इन दोनों के बीच में अगर ये जो है सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ है तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये होगा कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो क्या करेगा, इस किंगडम में अगर कोई बाहर से हमला करता है या फिर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे क्या करेगा? ब्रिटिश इसको बचाएगा। ठीक है, ब्रिटिश के जो भी ट्रूप्स होंगे, जो भी सैनिक होंगे, वो क्या करेंगे? इस किंगडम को बचाएंगे। उसके अलावा क्या होगा कि जो ब्रिटिश सरकार है उसकी एक ट्रूप, एक छोटी सी सेना की टुकड़ी, वो इस किंगडम में रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी रख रखाव के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए पैसे ब्रिटिश सरकार नहीं देगी। कौन देगा? ये किंगडम। ये हो गया हमारा तीसरा। और चौथा क्या हमारा? तो चौथा ये है कि बिना ब्रिटिश की मर्जी के, ठीक है, ये जो किंगडम है वो किसी भी युद्ध में, ठीक है, हिस्सा नहीं ले सकता है या फिर किसी के साथ भी कोई संधि या फिर युद्ध या फिर कुछ भी नहीं कर सकता है किसी और किंगडम के साथ। तो ये 4 ट्रीटीज़, मतलब 4 टर्म्स एंड कंडीशंस थे इस अलायंस के अंदर। सबको समझ में आ गया? पहला था कि जो ब्रिटिश है वो इसकी देखभाल करेगा। दूसरा कि ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी इस किंगडम में रहेगी। तीसरा कि किंगडम क्या करेगा? इस सेना की देखभाल करेगा, मतलब जो भी इन्हें ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें पूरा कौन करेगा? किंगडम करेगा। और बिना ब्रिटिश की मर्जी के किंगडम किसी भी दूसरे किंगडम के साथ कोई भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकता है या फिर कोई भी अगर युद्ध होता है तो उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हमने देख लिया यहाँ पे कि अवध में ये 1801 में लागू हुआ, इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801। अब इस अलायंस के अंडर हमने तो देखा कि ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब 4 चीज़ें हमने देख ली। तो बिल्कुल उसी के हिसाब से क्या चला यहाँ पे? नवाब हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स, अलाउ द ब्रिटिश टू पोजिशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम। जो नवाब थे हमारे अवध के, उनको क्या करना पड़ा? अपने मिलिट्री फोर्स को हटाना पड़ा। और कौन सी फोर्स वहाँ पे आ गई? तो जो ब्रिटिश की फोर्स थी वो किंगडम में आ गई। ठीक है, ब्रिटिश को पोजीशन देना पड़ा, ब्रिटिश के ट्रूप्स को, ठीक है, सैन्य टुकड़ी को।
तो हमें समझ में आ गया कि ब्रिटिश की जो मिलिट्री फोर्सेस थी वो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। किसका अब रूल चलेगा, मतलब मिलिट्री फोर्स में किसका रूल चल रहा है, ब्रिटिश का, ठीक है, इस अलायंस के तहत। अब और क्या है हमारे पास, तो देखो कॉन्क्लूज़न क्या निकलता है। कॉन्क्लूज़न मतलब यहाँ पे अगर मिलिट्री फोर्स हटा दी जाती है तो नवाब का मिलिट्री फोर्स पे तो अब कोई हक रहा नहीं, अब नहीं रहेगा, तो बाकी के जो लोग होंगे, ठीक है, वो इनके कंट्रोल से निकलने लगेंगे, नवाब की कंट्रोल से निकलने लगेंगे। आगे हमारे पास कंक्लूजन ये आता है कि द नवाब बिकेम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द किंगडम। किंगडम के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नवाब पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट होते जाएगा, ब्रिटिश पे, ठीक है। तो होते जा रहे थे बिल्कुल वैसे ही नवाब भी किसके नीचे जा रहे थे, ब्रिटिश के कंट्रोल में जा रहे थे और ब्रिटिश पे डिपेंडेंट होते जा रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को अपनी किंगडम में मेंटेन रखने के लिए। अब हुआ ये, इसका रिजल्ट क्या निकल करके आया, कंक्लूजन तो हमारे पास मतलब यही चीज़ निकल करके आती है, ये सारा हमारा कंक्लूजन ही है। तो हम देखेंगे ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो ये पूरा कंक्लूजन है हमारा। नो लॉन्गर एजर्ट कंट्रोल ओवर द रेबिलियस चीफ्स एंड तालुकदार्स, जो भी वहाँ के चीफ्स एंड तालुकदार्स थे उन पे से कंट्रोल हटने लगा, किसका, नवाब का, धीरे धीरे। ब्रिटिश बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध, जो टेरिटरी है अवध की उसके बारे में जानने के लिए, उसके बारे में जो भी चीज़ें थी उसको इकट्ठा करने के लिए ब्रिटिश और भी ज़्यादा क्या होने लगे, इंटरेस्टेड होने लगे, ठीक है। अब उनका कंट्रोल किंगडम पे बनने लगा है। अब इसके जो सैन्य टुकड़ी थी, जो सेना थी, उस पर कंट्रोल बन गया इनका। बाकी वो की जो चीज़ें थी उस पर भी धीरे धीरे ये बढ़ा ही रहे थे, ठीक है। और सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश को जो है किंगडम में पूरी तरह से आने का मतलब वो हो गया, ठीक है। और आने के बाद उनको तो हर जगह पे जाने का मिल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हर जगह पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे। तो इन्होंने सॉइल के बारे में क्या चीज़ देखी, उन्हें ऐसा फील हुआ देयर वॉज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। यहाँ की जो सॉइल है, जो अवध की सॉइल है, वो क्या हुआ, इंडिगो एंड कॉटन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर इसको और ज़्यादा डेवलप करा जाए, एंड द रीजन वॉज आइडियली लोकेटेड टू द डेवलप्ड इनटू प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया। तो ये क्या होगा, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया था, जो अपर इंडिया था, उसका एक बड़ा सा बाजार के रूप में ये मिल सकता है हमें, ठीक है। एक मार्केट बड़ा बन जाएगा, कौन, अवध, ठीक है। इस तरह से उन्होंने देखा, इस तरह से उन्हें लगा। बाय द 1850s ऑल मेजर एरियाज ऑफ इंडिया हैड कॉन्क्योर्ड। अब देखो 1850s तक कौन कौन से एरियाज कॉन्क्योर्ड कर लिए थे, इन्होंने जीत लिया था। जो मराठा लैंड्स था उसको, दोआब, कर्नाटक, जिसको हम कर्नाटका बोलते हैं, पंजाब, बंगाल, ठीक है। तो ये सारे जगहों को उन्होंने पहले ही क्या कर लिया था, जीत लिया था। और 1856 में हमने देखा कि अवध पर भी उनका पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका था। अब हम देखेंगे द लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ द बॉडी, ये कहने का क्या मतलब था। तो देखो इसका जो पूरा लाइन है उसके नीचे भी एक है, एंड द बॉडी ऑफ हिज टाउन, दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस। तो ये हमारा टॉपिक है कि जो अब लाइफ है वो बॉडी से बाहर जा चुका है, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या मिलता है, अगला लाइन कि और जो बॉडी है वो अब क्या बन चुका है, बॉडी ऑफ दिस टाउन हैज़ बीन लेफ्ट लाइफलेस। मतलब ये जो टाउन है उसका बॉडी, उसका शरीर बच चुका है, बस उसमें प्राण अब नहीं है, लाइफलेस हो चुका है, ठीक है। ये किसके लिए लिखा गया था, नवाब वाजिद अली शाह के लिए, ठीक है। ये नवाब थे। तो अब इन्होंने देखो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये लास्ट किंग ऑफ अवध थे, ठीक है, 11th किंग थे और लास्ट भी हम इनको बोल सकते हैं। और उसके बाद इन्हें क्या कर दिया गया था, यहाँ से हटा दिया गया था। होल्डिंग द पोजीशन फॉर 9 years, ये भी जान लो 9 years तक ये बने रहे थे, 1847 से 1856 तक, ठीक है। 1856 में ही यहाँ पे कंट्रोल हुआ था ना ब्रिटिश का, तो 1856 में इन्हें हटा दिया गया था। यहाँ से कहाँ भेज दिया गया था, कलकत्ता, ठीक है, एग्जाइल टू कलकत्ता। ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉन्गली अज्यूम दैट वाजिद अली शाह वॉज एन अनपॉपुलर रूलर। ब्रिटिश को लगता था कि ये अनपॉपुलर रूलर हैं, मतलब कि प्रजा इनको पसंद नहीं करती है, ये उतने अच्छे से अपने जो राज्य है उसको चला नहीं पा रहे, अपने किंगडम को अच्छे से नहीं चला पा रहे, रियासत को, ठीक है। ऐसा किसको लगता था, ब्रिटिश को, लेकिन उन्हें रॉन्ग लगता था, ठीक है। उनका जो एज्यूमिंग था वो रॉन्ग था, वो गलत था, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते भी थे और जब इन्हें यहाँ से हटाया गया था तो काफ़ी सारे लोग इनके पीछे पीछे कानपुर तक गए भी थे, ठीक है। और उनके लिए ये कहा गया था, ये जो लाइन हमने देखी कि अब जो हमारा शरीर है, जो हमारे
टाउन है, हमारे शहर का शरीर बच चुका है, उसमें जान नहीं रही, तो ये इनके लिए कहा गया था क्योंकि ये यहाँ से जा चुके थे और इनके जाने के गम में लोगों ने ऐसा कहा था। द रिमूवल ऑफ द नवाब लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स कल्चर। जो कोर्ट का कल्चर था और जो कोर्ट था वो सारी चीज़ें अब मतलब डिसोल्यूशन उनका हो जा रहा है, मतलब सब कुछ खराब हो चुकी थी, तहस नहस हो चुकी थी नवाब के जाते ही, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से नवाब चला गया तो हुक्म किसका चलेगा? ब्रिटिश का। और ब्रिटिश ऐसा थोड़ी है कि जैसे नवाब रहते थे वैसे रहती होगी, बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज हो गई। ओके, तो अब जब चेंज होंगी तो धीरे धीरे क्या होगा, लोगों के अंदर विद्रोह करने की भावना तो आएगी आएगी, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे, ठीक है। अब हमारे पास देखो है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। द ब्रेक डाउन ऑफ थिंग्स द वैल्यू रिस्पेक्टेड एंड हेल्ड डियर, ठीक है। तो ये कहने का क्या मतलब है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिरंगी राज आए और उन्होंने क्या कर दिया, उनकी पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया। ये कहने का क्या मतलब है कि जिस चीज़ की वह वैल्यू करते थे, रिस्पेक्ट करते थे और काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद था, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया ब्रिटिश ने, तहस नहस कर दिया, उसे बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ इन सारी चीज़ों से। A whole complex of emotions and issues, traditions and loyalties worked themselves out in the revolt of 1857. 1857 का रिवोल्ट सबको पता है, तो उनके जो इमोशंस थे, जो इश्यूज थी, जो भी ट्रेडिशंस, लॉयल्टीज थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें एकजुट होकर के क्या हो गई, रिवोल्ट के रूप में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। The annexation displaced not just the Nawab, it also disposed the तालुकदार्स of the region. तो एनेक्सेशन जब हुआ था, ठीक है, जब ब्रिटिश का राज आया तो उसने सिर्फ नवाब को ही नहीं हटाया अवध से, बल्कि वहाँ के जो तालुकदार थे जिनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी मतलब जैसा हम बोल सकते हैं कि नवाब के बाद वही लोग होते थे जिनके पास काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे, फोर्ट होते थे, उनके पास पैसे भी बहुत अच्छे खासे होते थे और जो सेना होती है वो भी काफ़ी अच्छे खासे होते थे, ठीक है। तो इनको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ओके, तो अब क्या हुआ, बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश तालुकदार्स मेंटेन्ड आर्म रिटेनर्स, बिल्ड फोर्स एंड एंजॉयड अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ये हमने पहले ही अभी समझ लिया कि उनकी काफ़ी सारी चीज़ें होती थी उनके पास, लेकिन जैसे ही एनेक्सेशन हुआ, जैसे ही ब्रिटिश पावर ने कंट्रोल किया, क्या हो गया, तालुकदार्स वेर डिशार्म्ड एंड देयर फोर्ट्स डिस्ट्रॉय। उनकी जो भी आर्मी थी उसको छीन ली गई और उनके फोर्ट्स, उनके किले को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। तो अब इससे भी ठेस पहुंची, सिर्फ नवाब को ही नहीं हटाया गया बल्कि वहाँ के तालुकदार्स को भी हटा दिया गया, ठीक है। The British land revenue policy further undermined the position and the authority of the तालुकदार्स, ठीक है। जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू आई उसने क्या किया, आगे भी तालुकदार्स की पोजीशन और अथॉरिटीज़ को ख़त्म कर दिया, उन्हें हटाया, ठीक है। पोजीशन उनकी चेंज कर दी गई, कम कर दी गई। जो फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट आया उसको समरी सेटलमेंट के नाम से जानते हैं अवध में, 1856 में जो कि लागू हुआ, ठीक है। 1856 में ये लागू हुआ और किस बेसिस पे था, ऑन द एजम्पशन दैट तालुकदार्स वेयर इंटरलोपर्स विथ नो परमानेंट स्टेक्स इन लैंड, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट अवध में इम्पोज्ड हुआ, लागू हुआ, वो किस बेसिस पे था, तो वो इस बेसिस पे था, इस एजम्पशन पे था कि जो तालुकदार्स होते हैं वो बिचौलिए होते हैं, ठीक है, उनका कोई परमानेंट लैंड नहीं होता है, ठीक है, वो लैंड ऑनर नहीं होते हैं बल्कि वो बिचौलिए होते हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया, इस एजम्पशन पे बनाया गया। अब बिफोर समरी सेटलमेंट, जब समरी सेटलमेंट नहीं आया था, फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट नहीं आया था, उससे पहले 67% टोटल विलेजेस के किनके पास होते थे, तालुकदार्स के पास होते थे। जो भी अवध के पूरे विलेजेस थे उसमें से 67% टोटल विलेजेस के कौन हेल्ड करता था, तालुकदार्स। और समरी सेटलमेंट के बाद क्या हुआ, ओनली 30% बच गए तालुकदार्स के पास, मतलब उनकी पोजीशन, अथॉरिटी, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आधा से भी ज़्यादा उन्होंने खो दी थी, ठीक है। British land revenue officers believed that by removing talukdars they would be able to settle the land with the actual owners of the soil and thus reduce the level of exploitation of peasants while increasing revenue returns from the state. ब्रिटिश ने क्या सोचा था, ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिसर्स जो थे उन्होंने ये सोचा कि तालुकदार्स को हम हटा देंगे और जो लैंड है उसका जो असली हकदार है, लैंड ओनर जो है, उसको हम ज़मीन दे देंगे, ठीक है, जो भी इसका हकदार है हम उसे दे देंगे, और जो पीजेंट्स होंगे उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होगा, उनका जो शोषण होगा उसको कम कर देंगे, उसके लेवल को कम कर देंगे, ठीक है, मतलब रेवेन्यू थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा, ठीक है। लेकिन ये काम नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो जो रेवेन्यू उन्होंने लगाया वो तो उन्हें काफ़ी अच्छा खासा मिलने लगा, रेवेन्यू मतलब
उसका चला अच्छा, ठीक है। लेकिन जो पीजेंट्स थे उन पे जो दबाव था वो कम नहीं हो पाया। ऑफिशियल्स soon found that large areas of Awadh were actually heavily overrust. The increase of revenue demand in some places was from 30 to 70%. कहीं कहीं पे जो रेवेन्यू का डिमांड था वो कितना हो गया था, 30 से डायरेक्टली 70%। तो भाई जब 30 से डायरेक्टली 70% होगा मतलब दुगना से भी ज़्यादा हो गया 10%, तो क्या होगा, पीजेंट्स परेशान तो रहेंगे ही रहेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इस हिसाब से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है जो ताल्लुकदार्स होंगे, जो पीजेंट्स होंगे, उनके पास कोई रीज़न है खुश होने का, ठीक है। इस एनेक्सेशन की वजह से जो ये लगाया गया रेवेन्यू सेटलमेंट, उसको लगाने के बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये हैप्पी होंगे, क्योंकि उनकी जो रेवेन्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। इनको उनका सवाल तो मिल गया, उनकी ज़मीन तो मिल गई, लेकिन उस पर कर बहुत ही ज़्यादा लगा दिया गया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो ऑफिसर्स थे उनकी जो बिलीव जो करते थे वो ये सोच रहे थे कि ऐसा होगा कि सारे लोग खुश हो जाएंगे, पीजेंट्स उनका एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डिस्पोजिशन ऑफ ताल्लुकदार्स मीन द ब्रेकडाउन ऑफ एन इंटायर सोशल ऑर्डर, ठीक है। जब ताल्लुकदार्स को हटाया गया तो इसका क्या मतलब था, पूरी की पूरी सोशल ऑर्डर तहस नहस हो गई, ठीक है, पूरी तरह से टूट गया। द टाइज ऑफ द लॉयल्टी एंड पैट्रोनेज दैट हैड बाउंड द पीजेंट्स टू द ताल्लुकदार्स वेयर डिस्टर्बेड। जो लॉयल्टी थी, ठीक है, जो वफादारी थी, जो पैट्रोनेज था पीजेंट्स और ताल्लुकदार्स के बीच में, वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता ही है कि जो ताल्लुकदार थे वो भले ही कर ज़्यादा लेते थे पीजेंट से, लेकिन ऐसा भी था कि वो क्या करते थे, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी पीजेंट्स को, जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी, तो ताल्लुकदार उनकी हेल्प करते थे, ठीक है। तो अब जब कोई इंसान आपकी हेल्प कर रहा होगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसके पोजीशंस, उसकी अथॉरिटी छीन ली जाएगी, तो आपको तो बेशक बुरा लगना ही लगना है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अब ब्रिटिश के अंडर में क्या हुआ, पहले तो ताल्लुकदार उनकी हेल्प किया करते थे, लेकिन ब्रिटिश के अंडर में इसकी कोई गारंटी थी ही नहीं। देयर वॉज नो लॉन्गर एनी गारंटी दैट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप और क्रॉप फेलियर द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड बी रिड्यूस्ड और कलेक्शन पोस्टपोन्ड, or that in times of festivities the peasant would get the loan and support that ताल्लुकदार्स had earlier provided। जो ताल्लुकदार्स उन्हें प्रोवाइड करते थे, ठीक है, हार्डशिप में हेल्प करते थे, और अगर बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो जाती थी तो रेवेन्यू डिमांड जो है उसको भी कम करते थे। तो ये सब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की कोई गारंटी दिख ही नहीं रही थी, ठीक है। गारंटी बिल्कुल भी नहीं थी कि हार्डशिप में जो ब्रिटिश के जो रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं वो उनकी हेल्प करेंगे या फिर रेवेन्यू कलेक्शन को जो है रिड्यूस करेंगे या फिर पोस्टपोन कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी उन्हें गारंटी इस चीज़ की दिख ही नहीं रही थी, जबकि पहले ताल्लुकदार ऐसा करते थे। In areas like Awadh, where resistance during 1857 was intense and long-lasting, that the fighting was carried out by ताल्लुकदार्स and their peasants, ठीक है। तो इन एरियाज़ लाइक अवध में क्या हुआ कि धीरे धीरे इन सब की वजह से ही 1857 में जो पीजेंट्स थे और उनके ताल्लुकदार्स थे उन सब ने फाइटिंग को स्टार्ट करा, ओके। मैनी ऑफ दिस ताल्लुकदार्स वेर लॉयल टू द नवाब ऑफ अवध। बहुत सारे लोग क्या थे, नवाब ऑफ अवध के क्या थे, उनके लॉयल थे, उनके वफादार थे। एंड दे जॉइंट बेगम हज़रत महल, और उन्होंने बेगम हज़रत महल जो उन्होंने स्टार्ट करी थी बेगम ने, उनकी जो चीज़ें थी उसको ज्वाइन करा। मतलब कि अगर इन्होंने कोई रिवोल्ट स्टार्ट करा तो उसको जो अवध के जो लोग थे, जो ताल्लुकदार थे, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने भी ज्वाइन करा। इन लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश सम इवन रिमेंड विथ हर इन डिफिट, और कुछ तो उनके साथ डिफिट में भी साथ रहे, ओके। अब हमारे पास क्या है, The grievances of the peasants were carried over into the Sepoy line since a vast majority of Sepoys were recruited from the villages of Awadh। बहुत सारे लार्ज मेजोरिटी जो है वास्ट मेजोरिटी ऑफ Sepoys कहाँ से ले गए विलेजेस ऑफ अवध से, ठीक है। For decades the Sepoys had complained of low levels of pay and difficulty of getting leave। तो बहुत सारे लोग वास्ट मेजोरिटी कैरी किए गए, मतलब Sepoys लाइन में गए, ले जाए गए विलेज ऑफ अवध से, अवध गांव से। तो बहुत सालों तक तो ऐसा चला कि जो अवध के जो भी सिपाही लोग हुआ करते थे, जो सिपॉयज़ हुआ करते थे, उनके कंप्लेंट्स हुआ करते थे क्या, कि उनको लो लेवल ऑफ पेमेंट मिलता है और जब भी उन्हें छुट्टियां लेनी होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉब्लम थी, ये सिपाहियों की प्रॉब्लम थी। अब देखो हम लोग कहाँ वापस पहुँच रहे हैं, जो हमने पिछले वाले वीडियो में जो देखा था फर्स्ट पार्ट में, कि सिपाहियों ने सारी चीज़ों को शुरू किया, मतलब उन्होंने रिवोल्ट को शुरू किया और उनका साथ जो भी ऑर्डिनरी पीपल थे, मतलब जो भी लोकल पीपल थे, उन्होंने भी इनका साथ दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमारे साथ साथ कौन अभी जुड़ रहे हैं, सिपाही
में अभी हमारे लोकल लोग ऐड हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वो सिपाही बन रहे हैं। और उससे पहले रिवोल्ट किन के मन में आ चुका है, जो पीजेंट्स थे और जो तलुकदार थे उनके मन में ये चीज़ें पहले से ही बैठी हुई हैं। तो जब भी मौका मिलेगा तो सिपाही, पीजेंट सब एक दूसरे का साथ देंगे रिवोल्ट करने के लिए। तो लास्ट में हमारा यही आ जाएगा कि सब लोग एकजुट होकर किस तरह से उन्होंने लड़ना शुरू किया, जिसको हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर लिया था कि वो सब साथ में लड़ रहे थे। अगर हमारे पास इन 1820s में क्या हुआ था, जब सिपाही जो हिंदुस्तानी लोग हुआ करते थे, जो इंडियन पीपल्स थे, जब वो सिपाही बनते थे तो वाइट ऑफिसर्स उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे, ठीक है, मेड इट अ पॉइंट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द सिपाहीज, ठीक है। दिस ऑफिसर्स वेर डिसिप्लिनरियन एंड फादर फिगर रोल्ड इनटू वन, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से फ्रेंडली बिहेव करते थे इंडियन पीपल्स के साथ, इंडियन सिपाहीज के साथ, उनके साथ वो घूमने जाते थे या फिर जो शिकार होता है करना उसके साथ, या फिर जब लीजर टाइम होता था तो टाइम स्पेंड करते थे इंडियन पीपल्स के साथ, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आगे क्या हुआ ये हमें भी पता है, मतलब उनका जो व्यवहार था, जो उनका बिहेवियर था वो बहुत चेंज हुआ था इन 1840s। दिस बिगेन टू चेंजिंग शुरू हो चुकी है 1840s में, काफ़ी सारी चेंजिंग आ गई। जो ऑफिसर्स थे डेवलप अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग द सिपाहीज एज देयर रेसियल इन्फीरियर्स, राइटिंग रफ रूल्स ओवर देयर सेंसिबिलिटीज, अब्यूज एंड फिजिकल वायलेंस बिकेम कॉमन। यहाँ तक कि मतलब काफ़ी बुरी तरह से बिहेव करने लगे वो इंडियन सिपाहीज के साथ, और फिजिकल वायलेंस और अब्यूज़, ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आपको पता होगा ना, आपने अगर पहले की जो हमारी रिलेटेड होती है 1857 से जो भी रिलेटेड हमारे मूवीज़ वगैरह हैं या फिर जो सीरियल्स हैं, उनमें हमने देखा है कि किस तरह से जो वाइट पीपल्स होते थे, ठीक है, वाइट ऑफिसर्स होते थे, वो इंडियन सिपाहीज को किस तरह से पीटते थे, ठीक है, उन पे कितना ज़्यादा बिहेवियर बुरा करते थे उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। तो अब्यूज़ एंड फिजिकल वायलेंस तो बहुत ही कॉमन बन चुका था सारे सिपाहियों के साथ। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट क्लोज लिंक्स एक्सिस्टेड बिटवीन द सिपाहीज एंड द रूरल वर्ल्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को तो हमने देख लिया कि उनके साथ बिहेवियर बहुत बुरा होने लगा था 1840s से। और ये जानना, ये नोट करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनका और नॉर्थ इंडिया के बीच जो है रिलेशन काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी क्लोज थे, ठीक है, सिपाहीज नॉर्थ इंडिया में रूरल वर्ल्ड से, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से नहीं, रूरल वर्ल्ड से, मतलब जो विलेजेस होते हैं उनसे उनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा खासा था सिपाहीज का, ठीक है। अवध वॉज इन फैक्ट कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। और ये जो सिपाही थे उनमें जो बंगाल आर्मी थी, जिसको बंगाल आर्मी बोला जाता था, उसमें अवध के पीपल्स काफ़ी सारे थे, मतलब अवध विलेज से जो ले जाए गए पीजेंट्स थे वो इसमें काफ़ी ज़्यादा शामिल थे बंगाल आर्मी में, इसीलिए नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी कहा जाता था अवध को। The changes that the families of the Sepoys saw around them and the threats they perceived were quickly transmitted to the Sepoys lines. तो अब देखो क्या हुआ कि जो फैमिलीज़ थी, ठीक है, जो सिपाहीज की अराउंड में जो फैमिलीज़ रहने वाली थी उनमें भी काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिली। उनको भी डराया धमकाया जाने लगा। वहाँ पे जो भी बिहेवियर्स हो रहे थे, जो फैमिलीज़ में जो बिहेवियर्स हो रहे थे, गांव में जो बिहेवियर्स हो रहे थे, अंग्रेज़ों के जो बिहेवियर्स थे, जो भी उनका डराना धमकाना चल रहा था, वो अब कहाँ जा चुका था, सिपाहीज लाइन्स में, ठीक है, जो सिपाहियों की लाइन थी, जो सिपाही लोग जहाँ पे रहते थे उनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जो सिपाहियों के साथ बिहेवियर चल रहा था वाइट पीपल्स का, वो कहाँ आने लगा, विलेजेस। मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि गांव में जिस तरह से वो बुरा बिहेव कर रहे थे उसी तरह से वो सिपाहियों के साथ करने लगे, और जो बिहेवियर सिपाहियों के साथ कर रहे थे वो इनके साथ भी करने लगे, ठीक है। कुल मिलाकर के हमें यह पता चलता है कि दोनों के साथ वो बुरा ही बिहेव कर रहे थे, अच्छा तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब जब ऐसी चीज़ें चलेंगी, मतलब कि इनके साथ भी सेम वही चीज़ हो रहा है जो इनके साथ हो रहा है, तो दोनों का जब गुस्सा फूटेगा तो रिवोल्ट जब ये करेंगे तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, जब ये लिंक जो था इन दोनों के बीच में, जो इनका गुस्सा था वही बन गया इनके रिवोल्ट का कारण। और जब ये रिवोल्ट करना शुरू करे, मतलब एक हथियार उठाते, जैसे कि सिपाहियों ने रिवोल्ट करना शुरू किया, इन्होंने विद्रोह किया, तो इनका साथ देने के लिए पीजेंट्स आ जाते थे, और अगर पीजेंट्स ने किया तो सिपाही उनका साथ देने पहुंच जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से चलता था। दिस लिंक बिटवीन द सिपाहीज एंड द रूरल वर्ल्ड हैड इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस इन द कोर्स ऑफ द अपराइजिंग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो, और ये टॉपिक हमारा कवर होता है। 1-2 टॉपिक हमारे रह गए हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में अगर आ गया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।